नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा 2013 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का जो पेपर था उसके अध्यायवार विश्लेषण व्याख्या सहित की जाएगी। जैसे कि आप लोग इसका पहले भाग में देख चुके हैं, लगभग 60 से अधिक प्रश्न 63 प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। आज भी हम लगभग 63 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इसके व्याख्या भी दी गई है। हम उत्तर पर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग देखना चाहें तो इसके व्याख्या को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इसके आसपास से निश्चित तौर पर आने वाले परीक्षाओं में आपके फिर से प्रश्न बनेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। मांग को निर्धारित करने वाला तत्व वस्तु की लागत नहीं है। अगला प्रश्न था, आर्थिक सिद्धांत से अवधारणा को चित्र में पहचानिए। अवधारणा को चित्र में पहचानना है और जो इसका सही आंसर था कि प्रभावी मांग यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, प्रश्न नंबर 3 है, तटस्थता वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है। इसका सही उत्तर था कि वस्तु x बढ़ेगी तथा वस्तु y घटेगी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि आय के आधार पर मांग की लोच डॉट डॉट के लिए मांग ऋणात्मक होती है। गिवन वस्तुओं के लिए क्या होती है? मांग की लोच ऋणात्मक होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें कि अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापित हो तो उदासीनता वक्र होगा। उदासीनता वक्र तब क्या होगा, प्रश्न पूछा गया है। और तब उदासीनता वक्र होगा कि दो अक्षों के मध्य 45 डिग्री पर सीधी रेखा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखें कि प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद डॉट डॉट है और औसत उत्पाद डॉट डॉट होता है। तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? शून्य होता है तथा औसत उत्पाद ऋणात्मक होता है। आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। इससे पहले आप लोग इसकी व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखें, एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में अंतर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर इसका था कि एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, प्रश्न नंबर 8 है कि वह बिंदु जहाँ फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है कहलाता है। वह वक्र जहाँ पर फर्म अपना परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाता है उसे उत्पादन बंद होने का बिंदु कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर सीमांत आगम उत्पादकता, औसत स्थिर लागत बराबर सीमांत लागत और साथ ही साथ संसाधनों का परिश्रम बराबर संसाधनों की सीमांत उत्पादकता। उसके बाद देखें इसका उपयुक्त सभी आंसर था। यहाँ पर ये सभी चीज़ें सही कही गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर हम यहाँ पर चर्चा करें कि नाइट का लाभ का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? बीमा योग्य जोखिम और अनिश्चितता उठाने के कारण नाइट का जो सिद्धांत है, लाभ का सिद्धांत, इसके लिए डी आंसर यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 की कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर देखें कि वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें चालू खाता और बचत खाता
दोनों सम्मिलित होते हैं। ए और बी दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं वाणिज्यिक बैंक के जमा खातों में। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच होती है तो वह क्या है? वह दौड़ती स्फीति है। मतलब इसके लिए जो सही आंसर था ऑप्शन बी था, दौड़ती स्फीति। ये आप व्याख्या देख सकते हैं इसके। अगला प्रश्न नंबर 13 पर हमें चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर देखें, प्रश्न नंबर 14 पर हमें चर्चा करनी थी। प्रश्न नंबर 13 की व्याख्या है, स्फीति की स्थिति में ऋणी को क्या होता है? स्फीति की स्थिति में ऋणी को फायदा होता है, क्योंकि उस समय पैसे का जो वैल्यू है वो गिर जाती है और ऋणी को इससे फायदा होता है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण का उपाय है, क्या है? नकदी भंडार। रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण नकदी भंडार है। अगला प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर देखें आप लोग, कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करती है, किस पर करती है? आय पर, जनसंख्या पर, रुचि, आदतें, प्रवृत्ति पर और उपयुक्त सभी पर। इन सभी पर कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग आय जनसंख्या पर निर्धारित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बृहद मुद्रा होता है। बृहद मुद्रा क्या होता है, इसके विषय में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। इसके लिए जो सही आंसर था वह होता है M2। आप देख सकते हैं M2, M1, M3, M4 क्या होता है, इसके विषय में ज़रूर एक बार यहाँ पर व्याख्या में देखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार क्या सही है आंसर? कि भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है। भूमि की अलग अलग उर्वरता होती है। उपयुक्त सभी, इसके लिए जो सही आंसर था उपयुक्त सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि भारत के निकट वर्षों में मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार निम्न रूप में पाया गया है। मांग जन्य स्फीति के रूप में भारत में मुद्रास्फीति पाई गई है। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर देखेंगे कि आभास लगान है। आभास लगान क्या है? कि अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप लोग यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 21 है, अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया। अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन आपके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जो हैं, इन दोनों प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 आप लोग देख पा रहे होंगे, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रभावों द्वारा गिरावट आती है तो उसे कहते हैं अस्फीति कहते हैं। मुद्रा की जो प्रवाह में गिरावट आती है उसे अस्फीति कहते हैं, जबकि जब मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है तो तब मुद्रास्फीति कहलाता है। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मत पाया गया है। कौन सा प्रमुख मत पाया गया है? ट्रिप्स यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन में कार्य करता है। आप यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 26 यहाँ पर होना है। विनिर्माण क्षेत्र से प्रश्न नंबर 25 है। विनिर्माण क्षेत्र से पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि स्थिर विनिमय दर घरेलू को प्रभावित करती है, कीमत को प्रभावित करती है, आय को प्रभावित करती है, ब्याज की दर को भी प्रभावित करती है। इसलिए सही आंसर इसका था उपयुक्त सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखें, भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है?
भुगतान जो संतुलन है असंतुलन जब होता है तो पूंजीगत खाते में क्या होता है, घाटा होता है। प्रश्न नंबर 27, विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। कौन सी संस्था नहीं है? IBRD है और RDA है और MIGA है, जबकि ADB विश्व बैंक की संस्था नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आप व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बड़ा रहता है, यह मत है। यह मत किसका है? यह मत वैगनर का है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? इसके विषय में आप देख पा रहे होंगे, आर्थिक वृद्धि होती है, रोजगार की उत्पत्ति होती है और कीमतों में स्थिरता रहती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य ये सभी हैं या नहीं? उपयुक्त सभी इसके लिए आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, कीन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय है। क्या अंतिम उपाय है? सरकारी व्यय के द्वारा कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था को उबारा जा सकता है मंदी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत है। विक्रय कर राज्य सरकारों का एक प्रमुख आय का स्रोत होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का भी जो आय का प्रमुख स्रोत है वह एक विक्रय कर है। अगला प्रश्न देखें हम कि किस तरीके से यहाँ पर TGT में प्रश्न पूछे गए थे 2013 में। ये प्रश्न फिर से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रिपीट जरूर होंगे। आप लोग देखें कि प्रश्न नंबर 32, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपाय में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? आयात नियंत्रण क्या नहीं है? एक उपाय नहीं है, मौद्रिक उपाय नहीं है। आइए देखें अगला प्रश्न। उससे पहले आप निश्चित तौर पर इसकी व्याख्या को एक बार जरूर देख लें। प्रश्न नंबर 33 है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है। मतलब जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? पूर्ण रोजगार से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय हैं, कौन से हैं? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना और साथ ही साथ नकदी कोष अनुपात को घटाना। इसलिए इसका सही आंसर था बी और सी, दोनों इसके सही आंसर थे। उसके बाद देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 35 में एक फिर से चित्र दिया गया है और साथ ही साथ उपयुक्त चित्र में कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है, ऐसे आप लोग चित्र को देखें। उसके बाद सही आंसर था अप्रत्यक्ष कर, साथ में आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 36, फिर से एक चित्र यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त चित्र में संतुलन अवस्था दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? संतुलन अवस्था हानि को दर्शा रही है। आप लोग व्याख्या एक बार जरूर देखें इसकी, क्योंकि इसके आसपास से फिर से प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। आइए देखें अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर यहाँ पर 37 है कि गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? निम्न श्रेणी की विशेष श्रेणी की वस्तुएं, निम्न श्रेणी की वस्तुओं को गिफेन वस्तुएं कहा जाता है। निम्न श्रेणी की जो विशेष वस्तुएं होती हैं उन्हें गिफेन वस्तु कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 कि ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत जिस संस्था का निर्माण नहीं हुआ वह कौन सा है? ब्रेटन वुड समझौते के अनुसार जो 1945 में जिस संस्था का निर्माण नहीं हुआ वह है विश्व व्यापार संगठन, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, विश्व बैंक का
यहाँ पर निर्माण हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यहाँ पर निर्माण उसी समय ब्रिटेन वुड्स नियम के अनुसार हुआ। प्रश्न नंबर 39, जब किसी को क्षति पहुँचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, ऐसी स्थिति को पेरेटो अनुकूलन कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास एवं समस्याओं से जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इसमें से पहला प्रश्न आज का यानी 40वां प्रश्न 1990-91 की नई औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं है। संरक्षण सम्मिलित नहीं है, जबकि लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति है, निजीकरण है, जबकि विदेशी निवेश भी यहाँ पर सम्मिलित है 1990-91 के औद्योगिक नीति में, जबकि संरक्षण का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। प्रश्न नंबर 41 यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम सम्मिलित की गई थी? समावेशी वृद्धि सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी, जो 2007 से 2012 के बीच चली थी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 42 आप देख रहे होंगे, वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है। भारत के द्वारा जो सर्वाधिक आयात किया जाता है, इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं, खनिज तेल भारत के द्वारा आयात किया जाता है। उसके बाद भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जोत जो है उप विभाजन और विखंडन है। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर कृषि योग्य जो भूमि है वो बटी हुई है, इसलिए ज़्यादातर मशीनों का यहाँ पर प्रयोग करना संभव नहीं है। उसके बाद देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 44 यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न नंबर 44 राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों में स्थिरता। फिर से उपयुक्त सभी पर यहाँ पर आंसर सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखें कि प्रश्न नंबर 45, उससे पहले एक नज़र आप लोग व्याख्या पर देखें। प्रश्न नंबर 45 है कि कीन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय है सरकारी व्यय। ये प्रश्न फिर से दोबारा रिपीट हो चुका है, इसके पहले भी यह प्रश्न हमने देखा था। और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत, ये प्रश्न भी हमने देखा था अभी, लेकिन इसमें ऑप्शन फिर से वही है, विक्रय कर। फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन से सबसे अधिक कमी पाई जाती है? किसकी सबसे अधिक कमी पाई जाती है? जोत की सीमाबंदी सबसे कम पाई जाती है, कमी पाई जाती है इसमें। प्रश्न नंबर 48 देख पा रहे होंगे, वर्तमान समय में भारत में लघु उद्योगों में निवेश की राशि की सीमा लगभग 10 लाख से 2 करोड़ के बीच कर दी गई है। ये प्रश्न 2013 के आधार पर था। आप इसे ज़रूर एक बार अभी फिर से देख लें कि कहीं इसे और अधिक बढ़ा न दिया गया हो। प्रश्न नंबर 49, भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारत में बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 आप लोग यहाँ पर देखें, नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के नीति का आधार है शिशु उद्योग। तर्क यहाँ पर दिया गया है, नवीन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए। प्रश्न नंबर 52 है कि 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय वृद्धि दर है, क्या है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो ये प्रश्न भी आज के हिसाब से निश्चित तौर पर रिपीट नहीं होगा, फिर भी उस समय 4.8% था। निश्चित तौर पर यह प्रश्न आप 2020-21 या 21-22 इन सब को ध्यान में रखकर
तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 यहाँ पर महालनोबिस मॉडल आधार था डॉट डॉट पंचवर्षीय योजना का। यह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था। उसके बाद आप लोग इसकी व्याख्या देख पा रहे होंगे। अगला जो टॉपिक था विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर जल्दी से चर्चा करते हैं। रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं में उड़ान की अवस्था में निवेश की आवश्यक दर निम्न है। क्या है? 10 से 15% है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 कि व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन एडम स्मिथ ने प्रतिपादन किया था। मतलब यह कथन किसका था या किसने प्रतिपादित किया था, यह प्रश्न पूछा गया था। एडम स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 56 कि निम्न में से विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? आयात प्रतिस्थान तथा निर्यात प्रोत्साहन। मतलब आयात में कमी की जाए और निर्यात में क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। मतलब यहाँ से चीज़ें बाहर भेजी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बड़े विविध से प्रश्न पूछे गए थे कि अगर आरंभिक जमा रुपये 1 लाख रुपये है, नगदी से तो अनुपात 20% है, तो ऋण की उत्पत्ति है। ऋण की उत्पत्ति क्या होगी? लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पर होगी। 5 लाख के आसपास होगी यहाँ पर। सॉरी, 50,000 कह दिया था पहले। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है। सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि क्या है? अस्वीकारता है, पुनर्शोधन है, परिवर्तन है और उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न 59 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यह प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। महबूब उल हक जो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मानव विकास सूचकांक बनाया था। कागजी स्वर्ण का अर्थ है। कागजी स्वर्ण का क्या अर्थ है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 60 जो यहाँ पर पूछा गया है, कागजी स्वर्ण का क्या अर्थ है? इसका जो सही अर्थ है विशेष आहरण अधिकार। उसके बाद 2-3 प्रश्न और हैं, इन्हें भी हम जल्दी से चर्चा करते हैं। आइए देखें प्रश्न नंबर 61 को यहाँ पर कि राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों की संपत्ति का स्वामित्व होता है, यह विचार है। यह विचार किसका है? समाजवाद का है कि राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों का स्वामित्व होता है। आइए देखें प्रश्न नंबर 62 की अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? अर्थशास्त्र का धन का अध्ययन के द्वारा उसे गणित विज्ञान कहकर उसकी आलोचना की गई है। आइए आज का आखिरी प्रश्न कि BIM का अर्थ है। BIM का 2 अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप यहाँ पर आप लोगों ने जो प्रश्न देखे वो प्रश्नों की संख्या 63 थी। आप लोग अगर UP TGT की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान विषय आपका है, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आने वाले समय में यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए और किस प्रकार के वीडियो यहाँ पर चर्चा की जाए। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।